आज का सबसे बड़ा क्यू है जियोपॉलिटिक्स और डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, पता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए थे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में जो हॉलीवुड ने स्टांस लिया है ना, वो देखकर लगता है कि क्या मतलब तो कुछ खास तौर से कुछ जो उनके कुछ महानतम एक्टर्स हैं उन्होंने जो स्टेज पर आकर बोला, और कहीं ना कहीं अमेरिका में अब एक डिसकंटेंट बढ़ रहा है ट्रम्प की नीतियों को लेकर और काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो। सुनिएगा उनमें से कुछ स्टेटमेंट्स अगर आप सुनना चाहें तो। ईरान अब एकदम से वापस सेंटर हो गया है जियोपॉलिटिक्स का। और देखिए जो आई थिंक इराक वाला मामला था, अब वही शायद ईरान की तरफ बातें चल रही हैं यहाँ पर। और मेरा ये मानना है कि जिस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ। अब तो अमेरिका कुछ ना कुछ करने वाला है ईरान के अगेंस्ट, ये चीज़ तो एक क्लियर हो गई है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 ट्रूथ्स डाले, उसमें उन्होंने एक चीज़ डाली थी कि ईरान के लोगों के लिए कि आप फाइट करते रहिए, बहुत जल्दी आपको मदद आने वाली है। अब पता नहीं उन्होंने मदद मांगी भी या नहीं मांगी है, या इनका खुद का एक वो है। एट द एंड ऑफ द डे देखिए सारा सेंटर स्टेज ये है कि वो ग्रीनलैंड भी चाहते हैं, वो यहाँ भी अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, वो हर जगह बेसिकली चाहते हैं कि उनको एक बेस मिल जाए हर जगह यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक टर्म का यूज़ किया, मीगा। वो नॉर्मली मागा यूज़ करते हैं, उनके हैट पे भी मागा लिखा होता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन्होंने मीगा यूज़ किया। मीगा का क्या मतलब है? मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो ऑल ऑफ अ सडन अब कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने आप को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट भी लिख दिया था। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ पता नहीं, एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है या क्या है, जो भी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे फैक्ट ये है कि वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। आप चाहे जो मर्जी उनके बारे में सोचते हो, वो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल इंसान हैं, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देश के प्रेसिडेंट हैं, और उनके बोलने पर वर्ल्ड की पूरी मार्केट्स घूमती हैं, चाहे हमें अच्छा लगे ना लगे। ये फैक्ट है और इसको एक्सेप्ट करना है हमें। तो ये एक मार्केट का क्यू है जो जिससे आप डील नहीं कर सकते, ये आपको मान के चलना है। उसका इम्पैक्ट क्या है? ब्रेंट क्रूड $65 के ऊपर निकल गया। ये वजह दिखा दीजिए, क्रूड का रेट 65.13 था जब मैंने लास्ट चेक किया था, अब हम 65.37 पर हैं। हमने 58-59 का रेट देखा था अभी कुछ 2-3 हफ्ते पहले तक, वहाँ से हम 65 पर गए हैं। फंडामेंटली ऑयल अगर और ज़्यादा ड्रिल होगा, वेनेजुएलन ऑयल भी मार्केट में आएगा, फंडामेंटली ऑयल की वैल्यू 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में, स्पेक्यूलेशन में क्रूड कहीं तक भी जा सकता है। 70 तक ठीक है, 70 के ऊपर निकला तो ये हमारे मैक्रो के लिए नेगेटिव हो जाएगा, फिर हमें एक और थोड़े सा नेगेटिव क्यू के साथ डील करना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको सबसे पहले अपफ्रंट डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि एक मार्केट के लिए एक और सॉर्ट ऑफ रिस्क यहाँ पर ओपन हो रहा है। इसके अलावा बाकी इंपॉर्टेंट क्यूज़ हैं। आई थिंक जो थोड़ा सा मार्केट के लिए एक बेटर क्यू है, सब वाइट पेपर में भी हेडलाइन है, दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में जो बातचीत हुई है, एस जयशंकर और मार्को रूबियो, इन्होंने फ़ोन पर बातचीत की है। उन्होंने ट्रेड डील पर बातचीत की, डिफेंस पर बात की, एनर्जी पर बात की, न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर बात की। कहा यह जा रहा है कि ये कॉल जो है ये भारत की तरफ से इनिशिएट हुई है, मतलब एस जयशंकर की तरफ से इनिशिएट हुई है। मैं इसको क्यों इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि परसों जब एम्बेसडर साहब ने कहा था, सर्जियो गौर ने कहा था कि कल ट्रेड डील पर बातचीत होगी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अगर कल कुछ भी नहीं हुआ तो ये लगता कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, और चाहे शाम तक भी हुई, लेकिन और कम से कम उनकी बात का मान रखा गया, हमने इनिशिएट किया, जो भी है कम से कम एक कदम तो बढ़ाया। तो उस तरीके से आई थिंक इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये इसमें ईगो बैटल नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम कर लेते हैं फ़ोन, आपने कहा था कि आज बातचीत होगी तो आज कर लेते हैं बात पे, तो वो आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिसाइड करना है, ना सर्जियो गौर ने डिसाइड करना है, ना मार्को रूबियो ने डिसाइड करना है, ना लुटनिक ने डिसाइड करना है। इवेंचुअली डिसीजन जो है वो बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन दोनों के बीच में होना है ये फाइनल। खैर एनीवे, जो भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बातचीत हुई और दोनों साइड्स ने ये भी कहा कि कॉल कंस्ट्रक्टिव थी। तो ये एक और क्यू हो गया। आज मैं लाइन से आपको 5 इंपॉर्टेंट क्यूज़ बता रहा हूँ। इसके बाद एक और क्यू है, आज फिर यूएस सुप्रीम कोर्ट में एक्सपेक्टेशन है, गारंटी नहीं है, एक्सपेक्टेशन है कि शायद आज फिर यूएस सुप्रीम कोर्ट वो टैरिफ पर अपना फैसला सुना सकता है। हियरिंग वगैरह पूरी हो गई थी उन्होंने पिछले बार फैसला नहीं सुनाया था, इस बार शायद वो फैसला सुना सकता है। इसमें भी लेकिन लोग ज़्यादातर मान के चल रहे हैं कि अगर अगेंस्ट भी आया तो उनके पास कोई ना कोई और हथियार है डोनाल्ड ट्रंप के पास, इससे निजात पाने के लिए। तो इस पर भी नज़र रहेगी। इशू क्या है, ये सारे के सारे क्यूज़ मार्केट आज के बाद हैं।
इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे, ये आज का मेरे ख्याल से सबसे बड़े क्यूज में से एक है, और बाजार बंद होने के बाद आएंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी इन्फोसिस के नंबर्स के साथ, बट नॉर्मली जब हम अगले दिन आते हैं तो इन्फोसिस का रिएक्शन हमारे पास होता है, क्योंकि एडीआर रिएक्ट कर चुका होता है, और इन्फोसिस का एडीआर काफ़ी लिक्विड है। अब क्योंकि कल बाजार बंद है तो इन्फोसिस का एडीआर आज रिएक्ट करेगा, और इन्फोसिस का एडीआर कल भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमारे बाजार बंद होंगे लेकिन यूएस तो खुला होगा, वहाँ थोड़ा ना बीएमसी इलेक्शन है, तो हमको 2 दिन का एडीआर का रिएक्शन मिल जाएगा। तो हमारे पास एक परफेक्ट पिक्चर होगी इन्फोसिस पर रिएक्शन देने के लिए। इन्फोसिस की गाइडेंस वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी ऑब्वियसली, स्पेशली टीसीएस के फीके नंबर्स के बाद। इसके अलावा अगर आप देखें तो एचडीएफसी, एएमसी और यूनियन बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, क्योंकि दोनों आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं, तो इनके भी नंबर्स आने, खासतौर से यूनियन बैंक, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेज़ी है। और एक आखिरी क्यू, हमारा आज का नॉर्मली हम कहते हैं सैंडविच सेशन, 2 एक्सपायरीज के बीच का, लेकिन क्योंकि कल एक्सपायरी आ गई तो सैंडविच गायब हो गया और दोनों बैक टू बैक एक्सपायरीज हो गई। कल एक एक्सपायरी थी निफ्टी की, आज एक्सपायरी हो जाएगी सेंसेक्स की। अब सिर्फ कटलेट रह गया है। एक्सपायरी डे, कल छुट्टी है, ध्यान रखिएगा।